मैं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से डॉक्टर सैयद फारूक अली बायोलॉजी फैकल्टी आपके सामने लेके आया हूँ पादप आकारी की प्लांट मॉर्फोलॉजी। देखिए, पादप आकारी की इसका मतलब है पादप किस तरह से दिखता है, उसकी मॉर्फोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी यानी कैसा दिखता है। अगर मैं आपसे कहूँ कोई पत्ती को, नीम की पत्ती को लेकर के आऊँ और आपसे पूछूँ ये किसकी पत्ती है, आप कहोगे सर नीम की है। मैं अगर पीपल की पत्ती लेकर के आऊँ और आपको दिखाऊँ ये किसकी है, आप पहचान जाओगे सर ये तो पीपल की है। ठीक है। अगर मैं ऑरेंज लेकर के आऊँ, पपीता लेकर के आऊँ, नारियल लेकर के आऊँ, आप देख के बता दोगे सर ये नारियल है, ये पपीता है, ये बैंगन है, ये भिंडी है। क्यों? ये सारा का सारा जिसको देख करके आप बता रहे हो। ऐसा नहीं है कि पपीते को आप कट करके देखोगे कि पपीता है या नहीं है, नारियल को तोड़ करके देखोगे कि नारियल है या नहीं है, नहीं। हाँ, ये है उसकी कौन सी वैरायटी है ये आप नहीं बता पाओगे, लेकिन देख करके फूल को, अगर मैं गुलाब का फूल लेकर के आऊँ आप कहोगे सर रोज़ है, गुलाब है। अगर मैं मोगरा लेके आऊँ आप कहोगे मोगरा है। तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं, गेहूं के दाने लाऊं तो आप कहोगे सर गेहूं के दाने हैं, चने के लाऊं तो सर चने के दाने हैं। आपने कैसे पहचान लिया? ये सारी कहानी है मॉर्फोलॉजी की, आकारिकी की, कि आकारिकी पादप किस तरह से दिखता है उसकी हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। यानी एक पादप क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है। एक पादप में आप क्या क्या देखते हो? एक पादप में हमें तना नज़र आता है, हमें उसकी शाखाएं नज़र आती हैं, हमें पत्तियां नज़र आती हैं, हमें पुष्प नज़र आता है, पुष्प की पंखुड़ियाँ भी दिखती है, कई बार तो पुष्प तोड़ भी लेते हैं, और साथ साथ फल भी नज़र आता है। और फल जब हम खा चुके होते हैं उसमें से बीज को भी अलग करते हैं, यानी बीज भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है। जड़ें थोड़ा पहचानना मुश्किल है, अंडरग्राउंड होती है, भूमिगत होती है। अदरवाइज अगर पूरा पौधा लाया जाए अपरूटिंग करके भूमि से तो आप पहचान लोगे सर ये इसका पौधा है, अगर आपने देखा है तो। ठीक है। तो पादप आकारिकी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों के आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। आकारिकी के अध्ययन करने का मतलब है पत्तियां किस तरह की है, कटी फटी है या सरल है, पूरी प्लेन है, छोटी पत्तियां हैं, बड़ी पत्ती है, उसमें सिरा विन्यास किस तरह का है, एक पत्ती है या कई पर्णक साथ में लग करके एक पत्ती बना रहे हैं। ये तो पर्ण की बात हुई। मूल किस तरह की है, मुसला मूल है या अपस्थानिक मूल है, पुष्प किस तरह का है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किसमें करते हैं? पादप आकारिकी में। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप के आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। अब ये आकारिकी का अध्ययन जो है ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हम करते हैं? क्योंकि बेटा देखो, प्लांट टेक्सोनॉमी में, पादप वर्गीकी में सबसे पहले शुरुआत जब अरस्तु ने की थी, और अरस्तु के बाद लीनियस, सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर जो शुरुआत हुई थी पादप आकारिकी, उसमें वहाँ भी शामिल था। पादप आकारिकी आज हम उद्विकासीय अध्ययन पर आ गए हैं, लेकिन पादप आकारिकी आज भी शामिल है। कोई नीम की पत्ती को बरगद की पत्ती नहीं बता देगा, या पीपल की पत्ती नहीं बता देगा, और पीपल की पत्ती को नीम की पत्ती नहीं बता देगा। ये सारा निर्भर करता है उसकी आकारिकी पर। आकारिकी को देख करके हम पहचानते हैं। तो पादप वर्गीकी में, प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर इसका बहुत महत्व है, और पादप को पहचान करके ही हमारा हिंदुस्तान तो बड़ा महान है,
मैं बात करने जा रहा हूँ, महानता को जोड़ रहा हूँ किससे? यहाँ की जैव संपदा से, बायोडाइवर्सिटी से, जैव विविधता से। हमारे पास इतने खजाना हैं पेड़ पौधों का, इनका सबका। क्या हमें पता है 30,000 तरह के पादप खाने के काम में लिए जाते हैं? 30,000। और इस पूरे विश्व में माना जाता है कि 3 लाख के आसपास पादप हैं। प्रजातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रजातियों में आगे बात नहीं कर रहा हूँ, पादप। अब इनको किस तरह से पहचाना जाए? हम उनमें से बहुत कम को पहचानते हैं। और मार्केट में जो 25% मेडिसिन है, वो 25% मेडिसिन प्लांट की है, प्लांट से डिराइव हो रही है। तो हमारे पास तो आयुर्वेद का खजाना था। ये आयुर्वेद के खजाने में कहाँ से आती थी मेडिसिन? कहाँ से आती थी? पादप से आती थी। अरे पादप को कैसे पहचानते थे? पादप को पहचानते थे उनकी आकारिकी से। तो आकारिकी पर ही सारी जो कहानी है आगे की, वर्गीकी की, जीवों को, पादपों को अलग अलग बांट देना आकारिकी पर ही निर्भर है। सबसे पहले हम आकारिकी देखते हैं, उसके बाद में दूसरे गुणों की बात करते हैं, उसके बाद में उसकी एनाटॉमी की बात करते हैं, उसके बाद में उसकी भ्रूणिकी की बात करते हैं, उसके बाद में उसकी साइटोटैक्सोनॉमी, उसके कोशिका द्रव्य में कौन कौन से पदार्थ हैं उनकी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं उसकी आकारिकी को। तो पादप वर्गीकी में आकारिकी बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको पहचानना बड़ा महत्वपूर्ण है। आकारिकी में क्या क्या शामिल हैं? यहाँ पर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूँगा। आकारिकी में जो शामिल हैं, जड़ हैं, तना है, पत्ती है, फल है, पुष्प है, ये सारे आकारिकी में शामिल हैं। ठीक है। एंजियोस्पर्म में आकारिकी में बहुत विविधता देखने को मिलती है। मैंने कहा आपको 3 लाख प्लांट हैं और एंजियोस्पर्म भी काफ़ी संख्या में है। अब बताइए आप, उस एंजियोस्पर्म में हम कई प्लांट ऐसे हैं जो पहाड़ों पर हैं, कई प्लांट ऐसे हैं जो पहाड़ों पर हैं, हम उसे नहीं पहचान पाते हैं। एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में हम नहीं पहचान पाते हैं। तो एंजियोस्पर्म में आकारिकी विविधता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमारे को। इस ज़्यादा विविधता की बात हम बायोडाइवर्सिटी में और करेंगे। यहाँ पर आकारिकी से संबंधित बात हम करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ एक डायग्राम बताया हुआ है, जैसा बन सका। ये एक मूल है, यानी कि ये जमीन, सॉइल जिसको हम कहते हैं, मृदा। मृदा के आंतरिक भाग मूल, और ऊपर जो हमें दिख रहा है, ऊपर क्या हमें दिख रहा है? ऊपर हमें तना नजर आ रहा है, ऊपर हमें पर्ण नजर आ रही है, पत्ती, ऊपर हमें पुष्प नजर आ रहा है, ऊपर हमें फल नजर आ रहा है। तो और अंदर हमें प्राथमिक मूल, जो एक मूल है, ये देखिए एक प्राथमिक मूल, इससे दूसरी मूल निकली द्वितीयक मूल, और इससे और मूल निकलेगी, ये तृतीयक मूल। ये कैसी मूल हो गई? तृतीयक मूल। तो ये एक तरफ जमीन के अंदर एक तंत्र छुपा हुआ है पादप का, और एक तरफ जमीन के बाहर एक तंत्र नजर आ रहा है पादप का। तो जो छुपा हुआ है और नजर आ रहा है, वो सारा मिलकर के एक पादप बना रहा है। यानी हम ये ऐसा कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्मिक पादप में 2 तरह के तंत्र हैं। एक है मूल तंत्र। मूल तंत्र सामान्यतया जमीन के अंदर वाला भाग, और दूसरा प्ररोतंत्र, जो जमीन से बाहर हमें नजर आता है, वो वाला भाग। ठीक है। पहले हम मूल तंत्र की बात करेंगे, मूल की बात करेंगे, कौन कौन सी मूल है, कहाँ मिलती है, क्या काम आती है, इस तरह से। फिर उसके बाद प्ररो में हम तने की बात करेंगे, तने के बाद पत्तियों की बात करेंगे, पत्तियों के बाद पुष्प की बात करेंगे, पुष्प में हम पुष्पक्रम की बात करेंगे, और फिर फाइनली आगे पहुंचते हुए पादप के कुलों की बात करेंगे। ठीक है। मूल तंत्र ये सामान्यतया पादप का भूमिगत भाग है। याद रखिएगा, सामान्यतया हम बात कर रहे हैं।
क्योंकि कई मूलें जमीन के ऊपर से भी निकलती है। जैसे आपने देखा होगा बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ में एक मुख्य तना होता है और ऊपर शाखाओं से जो जड़ें हैं, मूल है, वो निकलती है और ज़मीन पर टच करती है और वहाँ चल करके अपने आप को फैला लेती है। तो सामान्यतया हम बात कर रहे हैं कि ये पादप का भूमिगत भाग है। भूमिगत भाग होने का मतलब क्या है? मूल धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है, गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ लग रहा है उसी दिशा में वृद्धि कर रही है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। जबकि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है, यानी कि जहाँ से प्रकाश आ रहा है, ऊपर से प्रकाश आ रहा है, लेकिन ये वृद्धि नीचे की ओर कर रही है, यानी कि प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में वृद्धि कर रही है। तो हम कहते हैं मूल जो है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है। समझ में आया? चलिए, अब इसकी विशेषता क्या है? कई भूमिगत तने भी होते हैं। जो भूमि के अंदर है उसी को हम मूल नहीं कर रहे हैं कि जो भूमि के अंदर है वो मूल है। कई भूमिगत तने भी होते हैं। तो अब भूमि के अंदर जो है वो मूल है या तना है, कैसे पहचानेंगे? मैं कह दूं आलू, पोटैटो, जमीन के ऊपर थोड़ी होता है, जमीन के अंदर होता है ना। अब ये तना है या मूल है? तना है। कैसे पहचाना तना है? देखिए, मूल के अंदर पर्व संधि, पत्तियां, कलिका, पर्व नहीं होती है। पर्व संधि नहीं होगी, पर्व नहीं होगी, पत्तियां नहीं होगी, कलिका नहीं होगी, तब हम उसको मूल कहेंगे। ये एक विशेष अंतर है तने और मूल में। तने के अंदर पर्व मिलेगा, पर्व संध्या मिलेगी, कलिका मिलेगी, जबकि मूल के अंदर पर्व संध्या नहीं मिलती है। अगर जमीन के अंदर कोई भाग है उसमें हमें पर्व संध्या मिल रही है, इसका मतलब वो मूल नहीं है, तना है। पर्व और पर्व संधियों की उपस्थिति तने का महत्वपूर्ण गुण है और अनुपस्थिति मूल को दर्शाती है। ठीक है, ये जो शाखाएं निकल रही है मूल में, जैसे मेन तो ये है प्राथमिक मूल जिसको अपन कह रहे हैं, ये प्राथमिक मूल। यहाँ पर मैंने रूट हेयर नहीं बनाए हैं, आगे के डायग्राम में स्पष्ट किया गया है उसको। ये प्राथमिक मूल है, इस मूल से शाखा निकल रही है द्वितीयक मूल, और उस द्वितीयक मूल से और शाखा निकल रही है तृतीयक मूल। यानी कि ये अंतर्जात है। अंतर्जात यानी अंदर से इनका उद्भव होता है, इन पार्श्वीय शाखाओं का अंदर से उद्भव होता है। अंदर से उद्भव कहाँ से होता है? एनाटॉमी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि पार्श्व मूलें जो हैं पेरिसाइकिल से उत्पन्न होती है, पेरिसाइकिल से। ठीक है, तो इस तने को जब हम इस मूल को जब कट करते हैं और पेरिसाइकिल वाला जो रीजन है एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ, वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ, पेरिसाइकिल, तो उस पेरिसाइकिल से ये पार्श्व शाखाएं निकलती है। अब पेरिसाइकिल तो हमें नज़र नहीं आता है, अंदर है ना, तने के मूल के अंदर की तरफ है ना, तो हमने कह दिया अंतर्जात है। प्राय ये अधिकांशतः, या हम कहें कि लगभग हमेशा, मैं ये वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा ट्रापा, सिंगाड़ा जो है, सिंगाड़ा में मूलें जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं। सिंगाड़ा के अंदर जल निमग्न मूलें होती है जो प्रकाश संश्लेषण करती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगभग सभी रंगहीन होती है, क्योंकि उनमें पर्णहरित नहीं होता है। पर्णहरित जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है वो इनमें नहीं होता है। और जिनमें पर्णहरित होता है, जैसे टीनोस्पोरा है, ट्रापा, सिंगाड़ा जिसको हम कह रहे हैं, टीनोस्पोरा है, सिंगाड़ा है, इनमें पर्णहरित मिलता है। ऐसी मूलें जिनमें पर्णहरित हो उनको हम स्वांगीकारी मूलें कहते हैं। ठीक है, सामान्यतया ऐसा नहीं होता है, रंगहीन हो गया। मूल को उपस्थित है कहाँ पर? इसके शीर्ष पर। ये देखिए
यहाँ पर इस जगह ये मूल गोप, इस तरह का मूल गोप होगा, ये मूल गोप। मूल गोप क्या काम करता है बेटा? मूल गोप जो है मूल की रक्षा करता है, मूल के शीर्ष पर है, मूल की रक्षा करता है, क्योंकि मूल जो है पानी को ढूंढती हुई भाई वृद्धि क्यों करेगी? सर्चिंग ऑफ वाटर, जल को ढूंढने के लिए ताकि जल उसको मिल सके, खनिजों को ढूंढने के लिए खनिज जो हैं और जल जो हैं वो अवशोषित हो सके। आप देखते हो प्रोसोपिस सिंड्रेरिया, खेजड़ी, खेजड़ी के अंदर जड़ें काफ़ी गहराई तक पहुंच जाती है। जीरोफिटिक प्लांट है, मरुद्भिदीय पादप है, वृक्ष है, जड़ें काफ़ी गहराई में धसी होती है, इसीलिए वो प्रोसोपिस सिंड्रेरिया खेजड़ी जो है मरुस्थल में आसानी से रह पाता है। अब देखिए आप कि जब मूल गहराई में धसती चली जा रही है, धसती चली जा रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर मूल के लिए कोई रास्ता बना हुआ है, कोई पाइप बना हुआ है जिसमें से मूल धसती हुई चली जाए, नहीं ना। आखिर उसको सामना करना पड़ेगा मृदा के कणों का। मिट्टी के जो कण हैं, मृदा के जो कण हैं, वो उस मूल को, बढ़ती हुई मूल को कहीं नष्ट ना कर दे, कहीं रोक ना दे, इसकी सुरक्षा के लिए मूल गोप उपस्थित होता है शीर्ष भाग पर। ठीक है, जलीय पादपों में मूल गोप नहीं होता है, जरूरत नहीं है। जलीय पादपों में मूल गोप नहीं होता है, उसकी जगह मूल पैकेट होता है, पॉकेट होता है, रूट पॉकेट जिसको कहते हैं, ये याद रखना है अभी यहाँ आपको। ठीक है, अब इस मूल पर मूल रोम होते हैं, बिना मूल रोम के जल और खनिज अवशोषित नहीं हो पाएंगे। अरे भाई, जो पाइनस है ना, पाइनस, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म की ओर आता हूँ, फिर वापस एंजियोस्पर्म पे पहुँचता हूँ मूल रोम को समझाने के लिए। जिम्नोस्पर्म में मूल रोम नहीं होते हैं, इस वजह से जिम्नोस्पर्म में, मतलब पाइनस में माइकोराइजा का एसोसिएशन होता है। माइको मतलब कवक, राइजा मतलब राइजोस्पेरिक सॉइल के आसपास। राइजोस्पेरिक सॉइल किसको कहते हैं? प्लांट की रूट के 5 सेंटीमीटर का जो एरिया है वो राइजोस्पेरिक होता है। मूल, ये मूल सपोज 5 सेंटीमीटर के आसपास का एरिया राइजोस्पेरिक होता है। तो राइजोस्पेरिक सॉइल में, वहाँ पर पाइनस में माइकोराइजा आ जाते हैं। पाइनस को कहते हैं भाई तुम्हारे पास मूल रोम नहीं है, तुम कैसे काम चलाओगे? पाइनस कहता है मेरे पास मूल रोम नहीं है, जब तक माइकोराइजा तुम नहीं मिलोगे मैं अंकुरित नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा आगे काम चलना ही नहीं है। ये माइकोराइजा क्या करते हैं? मूल रोम की तरह भूमिका निभाते हैं, जल व खनिजों का अवशोषण करके उसको, मूल को प्रोवाइड करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये मूल रोम। हमेशा एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं मूल रोम, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ संरचना होती है मूलांकुर। मूलांकुर, ये देखिए इधर संरचना, ये मूलांकुर की संरचना है। मूलांकुर वो भाग है, कोमल भाग है, सॉफ्ट कोमल, जहाँ से ये मूलांकुर क्या करेगा? बीज चोल को तोड़ेगा और वृद्धि करेगा, और इसमें से, इस मूलांकुर में से मूल बाहर निकलेगी। ठीक है, मूलांकुर क्या करेगा? एक कोमल संरचना है जो बीज चोल से निकल करके प्राथमिक मूल का निर्माण करती है। जो भी मूल निकलेगी, सबसे पहले जो मूल निकल रही है वो प्राथमिक है। सबसे पहले जो मूल निकल रही है वो प्राथमिक है। ये देखिए, ये प्राथमिक मूल, इससे द्वितीयक मूल, फिर तृतीयक मूल, सबसे पहले प्राथमिक मूल है। ठीक है, अब मूल के प्रकार कैसे हैं? कितने प्रकार की मूल है? मैं प्रकार का मतलब ये है उसकी उत्पत्ति के आधार पर बात कर रहा हूँ। अभी अभी मैंने कहा कि मूलांकुर से जो एक कोमल भाग है भ्रूण का, उससे मूल निकल रही है। तो ऐसी मूल जिसकी उत्पत्ति मूलांकुर से हो, ऐसी मूल जिसकी उत्पत्ति
मूलांकुर से हो उसे हम मुसला मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? टैप रूट, अंग्रेजी में कहते हैं इसको टैप रूट, मुसला मूल। ठीक है, मूलांकुर से विकसित हो। और जो मूल मूलांकुर के अलावा किसी और भाग से, मूलांकुर से नहीं हो, बाकी चाहे तने से हो जाए, तने के सबसे जो मृदा के पास में जो नोड है, पारुसंधि है, उससे हो जाए, पत्तियों से हो जाए, किसी और भाग से हो जाए, मूलांकुर से नहीं हो, ऐसे मूल को हम अपस्थानिक मूल कहते हैं। यानी यहाँ पर मूल दो प्रकार की हो गई। एक मुसला मूल जिसकी उत्पत्ति, जिसका उद्भव या जो मूलांकुर से बने। दूसरी अपस्थानिक मूल जो मूलांकुर के अलावा किसी और से बने लेकिन मूलांकुर से नहीं बने, उसे अपस्थानिक मूल कहते हैं। देखिए, मुसला मूल है टैप रूट, मूलांकुर से विकसित है, शाखाएं और उपशाखाएं निकल रही हैं। नॉर्मली हमारे को मुसला मूल देखने को मिलती है डाइकोट्स के अंदर, द्विबीजपत्री में, जबकि अपस्थानिक मूल हमारे को एक बीजपत्री में, गेहूं वगैरह का पौधा कभी आपने देखा हो, जो उसको अपरूटिंग करके उखाड़ के देखिए, कई सारा रूट का एक जाल मिलेगा, वो मुसला मूल नहीं है, अपस्थानिक है। अपस्थानिक मूल क्या होगा? इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडवेंटियस रूट। अपस्थानिक मूल, इसमें क्या होता है? मोनोकोट के अंदर बात करते हैं पहले। मोनोकोट में क्या हुआ? मूलांकुर से एक मूल निकली। जो मूल निकली वो कौन सी मूल है? प्राथमिक मूल। ठीक है, लेकिन वो प्राथमिक मूल आगे वृद्धि नहीं करती है जैसे सरसों में करती है, जैसे चने में करती है, जैसे किसी और प्लांट में करती है, नहीं। जबकि मूलांकुर से मूल निकली और कुछ समय बाद वो मूल नष्ट हो गई। मूलांकुर से मूल निकल गई, प्रांकुर से तना निकल गया। अरे भाई, एम्ब्रियो के अंदर मूलांकुर से मूल निकलती है, प्रांकुर से तना निकलता है। मूलांकुर से मूल निकली, प्राथमिक मूल निकली, नष्ट हो गई, शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम समय के लिए होती है। मोनोकोट के अंदर एक बीजपत्री में ग्रासेस एग्जाम्पल है, निकली, नष्ट हो गई। अब बचा क्या है? ऊपर तने वाला भाग बचा। अब तने के निचले भाग से मूल निकलती है, तो बताओ कौन सी मूल हो गई? वो अपस्थानिक मूल। तने के निचले भाग से मूल निकली और मूल प्राथमिक मूल नहीं है, अब मूल का गुच्छा निकलेगा, फाइब्रस रूट जिसको कहते हैं, रेशेदार मूल जिसको कहते हैं। वो रेशेदार मूल किसका एग्जाम्पल हो गया? अपस्थानिक मूल का। देखिए, अपस्थानिक मूल में क्या कह रहे हैं हम? मुसला मूल की वृद्धि रुक जाती है, मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य स्थानों से शाखाएं निकलती है, मूल निकलती है। शाखाओं का मतलब मूल निकलती है। ठीक है, डायग्राम देखिए, ये मूलांकुर से मूल निकली हुई, ये मूलांकुर से मूल निकली, ये मूल निकली, ये मूल, ये बनी, ये पूरी है, ये मूल। अब इसके साथ साथ इस मूल से शाखाएं बन गई, ये द्वितीयक हो गई, इससे और निकली तो ये तृतीयक हो गई। ठीक है, अब क्या होगा? एक बीजपत्री में ये मूलांकुर से मूल निकली, लेकिन ये नष्ट हो जाएगी। यहाँ से प्रांकुर भी निकल गया। देखिए, मूलांकुर से मूल निकली, यहाँ से प्रांकुर निकल गया, प्रांकुर। अब ये मूल जो है ये नष्ट हो जाएगी। ये यहाँ से शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी सी निकली, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये छोटी सी निकली मूल, और इसके बाद में ये नष्ट हो गई। अब यहाँ से मूल निकलेगी गुच्छे के रूप में, ये वाली मूल, अपस्थानिक मूल। ठीक है, तो समझ में आ गया कि आप इस डायग्राम को बना लेना बेटा नोटबुक में, है ना, क्योंकि यहाँ वही कंटेंट दिया जा रहा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया?
मूल तंत्र हमने देख लिया दोनों प्रकार का। अब देखते हैं मूल के भाग कौन कौन से हैं। मूल के भाग देखिए, अब इसी मूल को, ये जो मूल है, इसी मूल का एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा हम कह सकते हैं, इसी मूल का एक छोटा सा हिस्सा जो है हम यहाँ ड्रॉ किए कि हाँ मैंने मूल रोम नहीं बनाए थे, यहाँ समझते हैं उस चीज़ को। यहाँ आप चाहो तो यहाँ मूल रोम बना सकते हो। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहे हैं हम, मूल के भाग की बात कर रहे हैं। मूल के 4 भाग हैं। पहला मूलगोप, ये मूलगोप नजर आ रहा है आपको, शीर्ष पर, शिखर पर। ये कहाँ होता है? शीर्ष पर होता है, शिखर पर होता है, सुरक्षा का काम करता है। इस मूलगोप के शीर्ष से कुछ mm पहले, कुछ mm पहले कोशिकाएं पाई जाती है। कई कोशिकाएं होगी जिसको हम विभुज्योतकी कोशिकाएं कहते हैं, और इस क्षेत्र को जिसमें ये कोशिकाएं मिलती है इसको विभुज्योतकी क्षेत्र कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। और इन सेल को जो इस रीजन में मिलती है उनको मेरिस्टेमेटिक सेल, विभुज्योतकी कोशिकाएं कहते हैं। इन विभुज्योतकी कोशिकाओं का काम क्या है? विभाजन करना। एक ही काम है, प्रकृति ने इनको एक ही काम दिया है। जिंदगी भर, लाइफ टाइम, जब तक पादप की जिंदगी है, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ विभाजन करना है, और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये विभाजनशील क्षेत्र है, विभाजन करने का काम है। अब इस विभाजनशील क्षेत्र की और विभाजनशील कोशिकाएं जो हैं, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं, विभुज्योतक कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं कैसी होगी? पतली कोशिका भित्ति वाली होगी। कैसी कोशिकाएं होगी ये कैसी होगी? ये होगी पतली कोशिका भित्ति वाली होगी। क्यों? अरे भाई, अगर कोशिका भित्ति मोटी हो गई तो क्या होगा? जिनका काम ही विभाजन करना है वो कोशिकाएं मोटी भित्ति वाली कैसे होगी? परमानेंट कोशिका थोड़ी है। जैसे सपोज एक एग्जांपल, आप लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आते हो, हॉस्टल में रहते हो या बाहर जहाँ भी रहते हो। मैं कहूँ, क्या आप फ्रिज साथ में लेके आते हो? वॉशिंग मशीन साथ में लेके आते हो? अपना खाना बनाने का पूरा सिस्टम साथ में लेके आते हो? टेलीविज़न साथ में लाते हो? आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, हम पढ़ने के लिए आए हैं, हमारा काम पढ़ना और यहाँ से चला जाना। बिल्कुल, इन कोशिकाओं का, विभुज्योतकी कोशिकाओं का काम ही है डिवाइड करना और आगे बढ़ जाना, डिवाइड करना और आगे बढ़ जाना। क्यों अपने चारों ओर मोटी भित्ति बनाएगी? और एक चीज़ बताओ, कोशिकाएं डिवाइड करती है ना, जैसे ये कोशिका है, ये बड़ी होगी, डिवाइड करेगी, इसका इसमें उपापचय क्रिया होगी, उससे इसका आयतन बढ़ेगा, डिवाइड करेगी, 1 से 2 हो जाएगी। फिर हर एक का आयतन बढ़ेगा उपापचय क्रिया द्वारा, फिर ये 1 से 2 हो जाएगी। अब बताओ, अगर कोशिका भित्ति होती तो क्या ये इस तरह से, अगर कोशिका भित्ति कठोर होती या मोटी होती तो क्या ये इस तरह से विभाजित कर सकती? नहीं ना। अरे भाई, कोशिका जब आकार में बढ़ रही है, आयतन में उसका बढ़ रहा है, तो कोशिका भित्ति अगर मोटी होती तो वो उसको रोक देती। चलो एक बार मान लेते हैं नहीं रोके, लेकिन जब कोशिका वापस बनती, 1 से 2 हो जाती, फिर इन पर कोशिका भित्ति बनाओ, प्रकृति इस पर मोटी कोशिका भित्ति बनाती, फिर विभाजन होता है, फिर टूट जाती, फिर बनाती, फिर टूट जाती। अरे अनावश्यक वर्क क्यों करेगी? और याद रखिएगा, कोशिका बड़ी स्वार्थी है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, कोशिका बड़ी स्वार्थी है। वो एक एटीपी भी अतिरिक्त खर्च नहीं करना चाहती, एक एटीपी भी अतिरिक्त खर्च नहीं करना चाहती। ध्यान रखिएगा।
जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होते हैं वो अगर खराब हो गए, नॉन फंक्शनल हो गए, उनको भी वो कोशिका बाहर निकाल देती है, अपने यहाँ कचरा भी नहीं रखना चाहती, बड़ी स्वार्थी है। जो काम की चीज़ केवल वो, इसके अलावा दूसरा नहीं। क्यों रखेगी कोशिका भित्ति को, मोटी क्यों बनाएगी? ठीक है, तो ये हमने समझा कि तो कोशिका भित्ति जो है वो पतली होती है। दूसरा, ये कोशिकाएं, इनमें जीव द्रव्य बहुत सघनता से ठूस ठूस के भरा हुआ होता है, सघनता से भरा होता है जीव द्रव्य बहुत ज़्यादा। याद रखिए, जितना जीव द्रव्य ज़्यादा होगा उतनी उपापचयी क्रियाएं ज़्यादा होगी, जितनी उपापचयी क्रियाएं ज़्यादा होगी उतना जल्दी कोशिका का आयतन बढ़ेगा, जितना जल्दी आयतन बढ़ेगा उतनी जल्दी विभाजित होगी, क्योंकि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, हक्सले ने बताया था। और ये जीवन का जो भौतिक आधार है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये जो कोशिकाएं हैं कैसी होगी? पतली भित्ति वाली, पतली भित्ति वाली, ठीक है, सघन जीव द्रव्य वाली, छोटी छोटी कोशिकाएं होगी, छोटी छोटी कोशिकाएं, बहुत बड़ी बड़ी कोशिकाएं नहीं, छोटी छोटी। छोटी छोटी क्यों? क्योंकि जो कोशिकाएं जितनी छोटी होगी उसका सरफेस एरिया उतना ही, उसी प्रोपोर्शन में अगर हम देखें तो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ज़्यादा फंक्शन करेगा, ठीक है। पतली भित्ति वाली, सघन जीव द्रव्य वाली, छोटी कोशिकाएं। और जो कोशिकाएं, भाई ये कहाँ हैं? ये विभुज्योतिकी क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्र है, एक छोटा सा क्षेत्र। दूसरे तरीके से इसको समझते हैं, एक छोटा सा क्षेत्र ले लिया हमने, उसमें मैंने आपको कहा कि बॉल, हमें इसमें इस छोटे से एक छोटा सा कार्टून ले लिया, खाली कार्टून, उसमें मैंने कहा बॉल डालो, तो कौन सी बॉल ज़्यादा आएगी? जो बड़ी है वो या छोटी है जो? जाहिर सी बात है छोटी बॉल ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर जितनी कोशिकाएं ज़्यादा होगी उतना कोशिका विभाजन ज़्यादा होगा, और कोशिकाएं ज़्यादा कब होगी? जब वो आकार में छोटी होगी। तो सघन जीव द्रव्य वाली छोटी कोशिकाएं होती हैं, छोटी कोशिकाएं होती है। कई प्रॉपर्टी है इसकी, कई विशेषताएं हैं। इनमें भोजन को संचित रखने की क्षमता भी नहीं है। भोजन क्यों संचित रखेगी जब इसका काम ही डिवाइड करना है, ठीक है। विभुज्योतिकी क्षेत्र की कोशिकाएं। अब होता क्या है इस रीजन में, देखिए एक कोशिका है, विभुज्योतिकी क्षेत्र की बात कर रहा हूं बेटा, एक कोशिका है, विभाजित हुई, कितनी कोशिकाएं बन गई? एक ही नहीं होती है, मैं सिर्फ एक को लेकर के कर रहा हूँ। बहुत सारी विभाजनशील कोशिकाएं होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, उनमें से एक की बात कर रहा हूँ। एक कोशिका है, ये विभाजन किया इसने, कितनी कोशिकाएं बना ली? 2। अब दोनों की दोनों कोशिकाएं विभाजित नहीं होगी। एक कोशिकाएं ऊपर वाले भाग में चली गई, किस भाग में? इस भाग में, दीर्घीकरण क्षेत्र में। फिर एक कोशिका बची, ये फिर विभाजित हुई, फिर बन गई 2। फिर कोशिका, एक कोशिका कहाँ चली गई? दीर्घीकरण में। फिर एक कोशिका बची, ये विभाजित हुई, 2 बनाई, फिर एक कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र में चली गई। तो इस तरह से कोशिकाएं कैसे बढ़ रही है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ आई बात? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 नहीं हो रही है, 1 से 2 हुई, ये 2 बनी। अब केवल एक विभाजित कर रही है, एक तो चली गई ऊपर, तो एक तो ये एक विभाजित की, 2 और 3, फिर एक चली गई, 3 हो गई, 3 के बाद में एक ऊपर चली गई, 4, फिर एक ऊपर चली गई, 5, फिर एक ऊपर चली गई, 6। इस तरह से इसका कोशिकाएं जो है ये 1 2 3 4 5 के रूप में बढ़ती हैं। चलिए, अब इसके बाद में ऊपर वाला जो क्षेत्र है दीर्घीकरण क्षेत्र, यहाँ पर कौन सी कोशिकाएं आ रही है? जो विभुज्योतिकी कोशिकाएं जो विभाजित हुई थी, 2 कोशिकाएं बनी थी, एक ऊपर आ जाती है दीर्घीकरण क्षेत्र में और एक वापस विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। अब दीर्घीकरण क्षेत्र में जो कोशिकाएं आ रही है, ये कोशिकाएं दीर्घीकृत होती है, यानी ये कोशिकाएं, ये सपोज ये ऊपर पहुंच गई, ये ऊपर पहुंच करके क्या हो रही है? ये
इस तरह से हो रही है। दीर्घीकृत लंबी बढ़ रही है, लंबी बढ़ रही है यहाँ पर। और इसके लंबाई में बढ़ने के कारण, ये कोशिकाएं हैं, इस कोशिका के लंबाई में बढ़ने के कारण मूल की लंबाई में वृद्धि हो रही है। मूल कहाँ पहुँच रहा है? मूल यहाँ इस तरह से ऐसे लंबाई में बढ़ रहा है। अगर पूछा जाए कि मूल की लंबाई में वृद्धि के पीछे कारण क्या है? वृद्धि के पीछे कारण है दीर्घीकरण क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र में आई हुई कोशिकाएं लंबाई में बढ़ जाती है और लंबाई में बढ़ती है तो मूल की वृद्धि हो जाती है। दीर्घीकरण क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। जो मूल वृद्धि करती है उसके पीछे, लंबाई में वृद्धि करती है उसके पीछे दीर्घीकरण क्षेत्र ही है। ये समझ में आ गया? अब इस दीर्घीकरण क्षेत्र में कोशिकाओं में कहीं परिवर्तन होते हैं, कुछ कोशिकांग बनने लगते हैं, भित्ति जो है वो भित्ति भी बनने लगती है। यहाँ पर जो विभज्योतकी कोशिकाएं हैं इनमें केवल प्राथमिक भित्ति होती है, केवल प्राथमिक, और वो भी पतली। यहाँ पर भित्ति का निर्माण भी होने लगता है। कुछ और परिवर्तन कोशिका के अंदर होते हैं। ज़्यादा इन चीज़ों को हम समझते हैं प्लांट एनाटॉमी के अंदर। अभी मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से कोशिकाएं दीर्घीकृत हो गई। दीर्घीकृत होती हुई कोशिकाएं कहाँ पहुँचती है? जैसे एक कोशिका ये दीर्घीकृत हुई, फिर दूसरी कोशिका आ गई, फिर दूसरी कोशिका यहाँ आ गई। तो ये जो पहले कोशिका दीर्घीकृत में थी वो अरे भाई देखो, समझो इस चीज़ को। एक कोशिका है, ये पहुँची, ये दीर्घीकृत में पहुँच गई, दीर्घीकृत हो गई। अब दूसरी वापस से कोशिका आ रही है, तो ये कोशिका जो है और ऊपर की ओर पहुँच जाएगी भाई, और ऊपर की ओर पहुँचेगी और वो कहाँ पहुँच जाएगी? परिपक्वन क्षेत्र में पहुँच जाएगी, जहाँ पर मूल रोम देखने को मिलता है। परिपक्वन क्षेत्र, परमानेंट सेल जहाँ पर मिलती है। जब सेल परमानेंट हो गई, जब एक स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई करके सिलेक्शन करके जॉब लग जाता है, परमानेंट हो जाता है, फिर वो फैमिली को भी लेके आता है, फिर कूलर भी होता है, फ्रिज भी होता है, जो कुछ भी उसको आवश्यक चीज़ें चाहिए सब ऐसा ही यहाँ ये कर रही है। जब ये परमानेंट में पहुँच गई तो अपने अंदर परमानेंट टिश्यू को भी डेवलप कर रही है, अपने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी फुल्ली डेवलप हो रहा है, गोल्जी बॉडी फुल्ली डेवलप हो रही है, दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स, दूसरे कोशिकाओं फुल्ली डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि अब ज़रूरत है, क्योंकि मैच्योर हो चुकी है। ठीक है, परिपक्वन क्षेत्र में पहुंचती है। और परिपक्वन क्षेत्र में अगर हम कहें, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि एनाटॉमिकल दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से कौन सा भाग अध्ययन हेतु सबसे अच्छा है? प्रश्न है बेटा ये, शारीरिक दृष्टिकोण से कौन सा भाग अध्ययन हेतु सबसे अच्छा है? मूलगोप, विभज्योतकी, दीर्घीकरण, परिपक्वन क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर उत्तक अपने अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू वगैरह हैं ये सारे डेवलप होने लगते हैं, रूट हेयर डेवलप होने लगती है। इसीलिए जब कभी एनाटॉमी की स्टडी की जाती है तो कट किया जाता है इस रीजन को, इस रीजन को कट किया जाता है, परमानेंट रीजन को, परिपक्वन क्षेत्र को। ठीक है, अब यहाँ अगर आप देखोगे परिपक्वन क्षेत्र, यहाँ आपको सारा वेस्कुलर बंडल दिखेंगे। रूट है तो रेडियल अरेंजमेंट में होते हैं, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस सब कुछ इसमें नजर आएगा आपको। ठीक है, ये बात हो गई इन रीजन्स की। अब हम बात करते हैं कि मूल की आखिर कार्य क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम इस मूल का वो है मृदा से जल व खनिजों का अवशोषण करना। मूल रोम का काम है वो मूल का है, क्योंकि मूल रोम कहाँ लगे हुए हैं? मूल पे ही तो लगे हुए हैं। मृदा से जल व खनिजों का अवशोषण मूल रोम करता है। और मूल रोम ऐसी संरचना है जो मूल के अधिचर्मी भाग की अतिवृद्धि है। अधिचर्मी भाग, इसका जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस का आउटग्रोथ जो है वो मूल रोम। ये पादप भाग को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। तना जो खड़ा है, ऐसा नहीं है कि केवल तना दिख रहा है ना वही है, जमीन के अंदर कुछ नहीं है, नहीं।
बाहर से हमें तना दिख रहा है, लेकिन उस तने को बनाए रखने का काम उस जड़ का है, उस मूल का है। यांत्रिक सहायता कई बार संचित भोजन का संग्रहण भी करती है। हम देखेंगे भी आगे कि किस तरह से संग्रहण करते हैं। तो संचित भोजन का संग्रहण भी ये करती है, स्टार्च के रूप में संग्रहण करके रखती है। पादप वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण भी ये करती है। पादप वृद्धि हार्मोन जो हैं, जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, तो और भी दूसरे प्लांट हार्मोन्स हैं, उनके संश्लेषण के लिए, साइटोकाइनिन के संश्लेषण के लिए, ठीक है। तो पादप वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण करती है। अब इसके बाद में इनके जो कार्य है, पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, क्या हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मूल के महत्वपूर्ण रूपांतरण क्या है, मूल किस तरह से रूपांतरित हो रही है, उसकी बात करते हैं। तो मूल तो दो प्रकार की है, एक है मूसला मूल और एक है अपस्थानिक मूल। जो मूसला मूल है उनमें कई उद्देश्यों के लिए मूल रूपांतरित हो जाती है। जैसे भोजन संग्रहण के लिए, भोजन का संग्रहण करने के लिए मूल रूपांतरित हो जाती है, भोजन का संग्रहण करती है, फूड को स्टोर करती है। अभी अभी पढ़ा है ना, भोजन संचित भोजन का संग्रहण किस तरह से। एक होती है, इसी में मूसला मूल के रूपांतरण की बात कर रहा हूँ भोजन के लिए। एक है शंकु रूपी मूल, कोनिकल मूल, कोनिकल रूट कहते हैं। कोनिकल की तरह से देखिए, कोनिकल फ्लास्क होता ना, कोनिकल, कौन से कौन होता ना आइसक्रीम का कौन, उस तरह से। अब देखिए कौन शेप या शंकु रूपी में क्या है, ये जो आधार है, ये इसका आधार है। आधार का मतलब है जहाँ से मूल निकलती है वो आधार है। तो ये जो आधार है, आधार से फूली हुई, कैसी मूल हो गई ये शंकु रूपी मूल, आधार से फूली हुई और शीर्ष पर नुकीली या शीर्ष पर जो है वो पतली होती गई। आधार पर फूली हुई और शीर्ष पर पतली हो गई। क्या हो गई ये हो गया आधार पर आधार पर क्या है ये, फूली हुई और शीर्ष पर कैसी है ये, पतली। आधार पर फूली हुई और शीर्ष पर पतली। दूसरा देखो, इसका उदाहरण है गाजर, डाउकस कैरोटा, वानस्पतिक नाम है बेटा, ये याद रखना पड़ेगा। अगर गाजर नहीं लिखा, डाउकस कैरोटा लिख लिया तो हिंदी में भी डाउकस कैरोटा ही कहेंगे बेटा। भले आप डाउकस कैरोटा ऐसे लिख लो, चाहे ऐसा लिख लो, ये याद रखना ज़्यादा ठीक है, ठीक है। डाउकस कैरोटा गाजर का वनस्पतिक नाम। अब दूसरा रूप जो है वो है तर्कुरूपी, फूजीफॉर्म। तर्कुरूपी में क्या देख रहे हो आप, आधार पर, या आधार और शीर्ष पर पतली, यानी कि क्या है ये, आधार और शीर्ष पर कैसी है ये, पतली। आधार और शीर्ष पर पतली और आधार और शीर्ष पर पतली और बीच में मोटी। आधार और शीर्ष पर पतली है, बीच में मोटी है। देखिए ऐसी मूल किसकी है, मूली लिखा हुआ है सामने, मूली की मूल है ये ना, रेफेनस सटाइवस वानस्पतिक नाम। और गाजर हो चाहे मूली हो, साथ में पढ़ते हैं ना, गाजर मूली हम कहते हैं ना, गाजर मूली साथ में आता नाम। साथ में क्यों आता है, क्योंकि प्रकृति ने इसको एक ही कुल में बनाया है, और वो कुल है क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। एसिकेसी नहीं, ब्रेसिकेसी है ना। तो डाउकस कैरोटा हो गया और रेफेनस सटाइवस हो गया। दूसरा
आगे कुंभी रूपी नेपिफॉर्म, ये कैसी है? ये आधार पर गोलाकार, देखिए गोलाकार है, पूरा गोलाकार लिया हुआ, गोलाकार आधार पर कैसी है? ये गोलाकार, ठीक है। और शीर्ष पर ये देखो पतली, यहाँ पर आकर के पूरी ऑलमोस्ट गोल मटोल है, केवल एक शीर्ष पर यहाँ पर आकर के ये किसी हो गई? पतली हो गई। उदाहरण क्या है? सलजम, चुकंदर। कौन सा है? सलजम। देखिए सलजम इसी तरह से होती है ना। सलजम, ब्रेसिका रापा, वनस्पति का नाम क्या है? ब्रेसिका। कौन सी फैमिली से है बताइए? ब्रेसिका रापा, ब्रेसिकेसी। अरे क्लियर है बिल्कुल। चुकंदर, बीटा वल्गेरिस, चुकंदर, देखा है ना। चलिए भोजन के बाद में हम बात करते हैं श्वसन के लिए मूल। श्वसन के लिए न्यू मेटाफोर, मूलों को क्या कह दिया? न्यू मेटाफोर। श्वसन के लिए, मूलों से श्वसन भी होता है, श्वसन के लिए मूल। अब एग्जाम्पल बड़ा कॉमन है, राइजोफोरा, हालांकि कई एग्जाम्पल है, एविसीनिया भी एक एग्जाम्पल है, एविसीनिया, एविसीनिया, लेकिन राइजोफोरा बहुत कॉमन है। अब ये जो प्लांट हैं जिनमें न्यू मेटाफोर मिल रहा है, श्वसन मूलें मिल रही है, ये कहाँ मिलते हैं? ये मार्शी एरिया में मिलते हैं, दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। दलदली क्षेत्र जहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, और इतनी एडवर्स कंडीशन है कि मूलें श्वसन भी नहीं कर पाती है, श्वसन के लिए भी उनको बाहर निकलना पड़ता है, बाहर निकलने पर फिर वो ऑक्सीजन ले पाती है, अदरवाइज वो जल तो हैं, मूलों के लिए जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन जल सब कुछ होना कार्य के रूप से सही है ऐसा नहीं है। जल का अच्छा होना या उपलब्ध होना कार्य के रूप से सही है ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको समुद्र के पास में जाके छोड़ दूं, पीने के लिए पानी ना दूं और कहूं कि पीने के लिए इतना पूरा समंदर है, पियो, आप क्या करोगे? भाग के आ जाओगे, सर हम समुद्र के पानी कैसे पी सकते हैं? हमारा सिस्टम ही ऐसा नहीं है, इनका भी ऐसा ही है बेटा। पानी है लेकिन साल्ट इतना ज़्यादा है कि वो कार्य के रूप से शुष्कता को दर्शा रहा है। जल की कमी दो तरह से होती है बेटा, एक तो होता है फिजिकली ड्राइनेस, भौतिक रूप से जल ही नहीं है, और दूसरा है जल तो है लेकिन कार्य के रूप से शुष्कता है, हम उसमें काम नहीं कर सकते। ऐसे ही मृदा में, ऐसे ही साल्ट वाली मृदा में, लवण वाली मृदा में ये पौधे पनपते हैं और इनमें जड़ें श्वसन के लिए बाहर निकल आती है। न्यू मेटाफोर है। ये वो प्लांट हैं या ये वो एरिया है जहाँ के प्लांट में जो सीड है वो फल के अंदर ही, बीज जो है वो फल के अंदर ही अंकुरित हो जाता है। विविपेरी प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। इन एरिया के प्लांट में बीज जो है वो फल के अंदर ही अंकुरित हो जाता है, क्योंकि अगर बीज बाहर निकला तो जल इतना खतरनाक है साल्ट के दृष्टिकोण से कि अंकुरण ही नहीं होगा। वहाँ पर ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव बनाए रखने के लिए जड़ें बाहर निकल आती हैं और नुकीली होती है। ये जड़ें कैसी होती है? ये नुकीली होती है। आसाम की तरफ वहाँ के जो जंगल हैं वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। अपस्थानिक मूल, दूसरा है अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। ये तो थे मूसला मूल के रूपांतरण, अब हम बात कर रहे हैं अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। अपस्थानिक मूल के रूपांतरण किसके लिए? भोजन के लिए। पहला है कंदमूल, भोजन के लिए में कंदमूल। कंदमूल कैसी होती है? अपस्थानिक मूल की बात कर रहा हूँ, मतलब मूसला मूल नहीं है, मतलब मूलांकुर से निकली भी नहीं है, मतलब मूलांकुर से मूल निकली थी लेकिन जल्दी नष्ट हो गई, और जो तना बना उसके आधार से मूल निकली है।
ये कैसी होती है? अनियमित रूप से फूली हुई, कहीं फूली है, कहीं पतली है, कहीं फूली है, कहीं पतली है, अनियमित रूप से। कंदमूल कहते हैं इनको। तने के पर्व संधि द्वारा निकलती है, ये पर्व संधि है तने का, यहाँ तना है, इससे निकलती है भोजन के संग्रहण के लिए। उदाहरण क्या हो गए? शकरकंद, और इसको शकरकंद को कहते हैं हम आइपोमिया बटाटा। बटाटा बड़ा नहीं, आइपोमिया बटाटा, शकरकंद। फिर दूसरा है फेसिकुलेटेड रूट, यानी कि ये फेसिकुलेटेड रूट्स जो हैं वो कंदमूल की तरह ही हैं। गुच्छिल कंदमूल भी कह देते हैं इसको, गुच्छिल कंदमूल। ठीक है, ये कंदमूल क्या है? गुच्छे में है, ये देखो इसी तरह से है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह से संरचना है, लेकिन कहीं मोटी कहीं पतली। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये गुच्छे के रूप में भोजन को संचित करती है। एग्जाम्पल हो गया डहेलिया और एस्पेरेगस। याद रखने बेटा, मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल ही याद रखने होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल जितना याद रखोगे उतना अच्छा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मोलिनीफॉर्म रूट क्या है, बिडेड रूट। ये देखिए, ऐसी संरचना देखी आपने? अरे इस तरह की संरचना किसकी होती है? ऐसे करेला, करेले की रूट में इस तरह की, इसको मालाकार भी कहते हैं। ये देखो, ये ऐसा लगता है जैसे माला है, यानी कि नियमित अंतराल पर फूली हुई है। यहाँ फूली हुई है, फिर पतली, फिर फूली हुई, फिर पतली, फिर फूली हुई, फिर पतली, नियमित अंतराल पर मालाकार मूल भी कहते हैं। मोमार्डिका करेला। फिर हम बात करते हैं यांत्रिक सहायता के लिए मूल। यांत्रिक सहायता के लिए स्तंभ मूल, प्रोप रूट, बड़ा कॉमन है प्रोप रूट, स्तंभ मूल या प्रोप रूट। ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है अली सर का बनाया हुआ बरगद। देखिए, तो ये जो बरगद है, इसमें मुख्य तो ये है, मुख्य तना, इसके साथ में जो शाखाएं थी, ये शाखाओं से शाखाएं निकल करके जमीन तक टच हो रही है, और जमीन पर जहां पर ये टच होती है वहीं पर ये फैलती चली जाती है, ऐसे फैल जाएगी। अंदर की ओर फैल जाएगी। ये क्या करती है? ये यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, क्योंकि अकेला ये तना, अकेला मुख्य तना पूरे के पूरे बरगद का भार नहीं संभाल सकता है। तो अतिरिक्त सपोर्टिंग के लिए, अतिरिक्त सहायता के लिए प्रकृति ने क्या किया? इनकी शाखाओं से जड़ें निकाल दी, और वो जड़ें शाखाओं से निकल रही मतलब वायवीय जड़ें हैं, जो मृदा के कांटेक्ट में आने के बाद में पकड़ बना लेती है और मृदा के अंदर फैल जाती है। बरगद फाइकस बेंगालेंसिस, वैज्ञानिक नाम याद रखना पड़ेगा बेटा। फाइकस बेंगालेंसिस बरगद, फाइकस रिलीजियोसा पीपल, पीपल और बरगद। ठीक है, फाइकस एक ही जीनस है, फाइकस बेंगालेंसिस। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं आरोही मूल की, क्लाइंबर रूट की। आरोही मूल यानी ऐसे मूल है, तो ये एडवेंटियस रूट क्योंकि पर्व संधि से उत्पन्न हो रही है। ऐसे मूल जो उस पादप को चढ़ने में, आगे ऊपर की ओर चढ़ने में मदद करें, उसे हम कहते हैं आरोही मूल। पर्व संधि से उत्पन्न होती है। जैसे हम देखते हैं मनी प्लांट के अंदर, बड़ा कॉमन सा है, घरों में मिलता है, बोतल में भी लगा के रख लेते हैं मनी प्लांट। ऐसी धारणा रहती है कि मनी प्लांट लगाएंगे तो मनी मनी आएगी, वो अलग बात है, उसको साइंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहरहाल घरों में लगाया जाता है। तो मनी प्लांट के अंदर जो रूट निकलती है वो क्लाइंबर रूट है। मनी प्लांट है, पान है, मोन्स्टेरा है, कई उदाहरण है इसके। फिर हम और आगे बढ़ते हैं।
स्टिल्ट रूट की बात करते हैं। स्टिल्ट रूट, गन्ना देखा, गन्ना, गन्ना जो है, गन्ने में आप देखोगे जो मूल है उसकी मुख्य मूल वो तो अंदर की तरफ अपस्थानिक मूल, लेकिन उसकी जो नोड है, ये देखो, ये जो गन्ना है इसका जो ये नोड है, बेटा नोड इंटरनोड तो पता है ना, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये हिस्सा जो है, ये बीच वाला हिस्सा है इंटरनोड, हिंदी में कहते हैं पर्व। ये इंटरनोड, ये यहाँ, ये इंटरनोड और ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड। तो गन्ना है, मक्का है, इसमें जो तने का निचला, सबसे निचला जो पर्व संधि है, नोड है, उससे तिरछी जड़ें निकलती है सहायता के लिए, तिरछी रूप से जड़ें निकलती है, मिट्टी में जाकर के इस पादप को सहायता प्रदान करती है, उसको हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। बेटा दोनों चीज़ें, जो प्रोप रूट और स्टिल्ट रूट, ये नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि स्तंभ, अवस्तंभ, इसको अवस्तंभ कहते हैं, स्टिल्ट को स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल, और भी कोई नाम है, हिंदी में कंफ्यूज हो सकते हो इससे, याद रखना। हिंदी में जहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है वहाँ हिंदी याद ही नहीं रखनी अपने को, अंग्रेजी याद रखनी है, ठीक है ना। स्तंभ मूल इसको कह रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्रोप रूट। स्तंभ का अवस्तंभ हो जाएगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है ना, तो स्तंभ मूल, प्रोप रूट याद रख लो, प्रोप रूट बरगद में, और स्टिल्ट रूट किस में मिलेगी, मक्का और गन्ने में। चलिए अब अन्य मूलें भी हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। जल प्लावी मूल, जल प्लावी यानी कि पानी में तैरने में सहायता करने वाली मूल, ये सफ़ेद स्पॉन्जी मूल होती है जो पादप की शाखाओं से उत्पन्न होती है, तैरने में व श्वसन में सहायक। उदाहरण है जस्सिया, यानी कि ये जस्सिया के अंदर सफ़ेद स्पॉन्जी मूल होती है जो इनकी शाखाओं से निकलती है, जस्सिया के पादप की शाखाओं से निकलती है, तैरने व श्वसन में सहायक होती है। नेक्स्ट है स्वांगिकारी मूल, अभी हमने बात की थी। प्रकाश संश्लेषी मूल, यानी ये मूल क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, मूल भी प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। टीनोस्पोरा के अंदर वायवीय जड़ें, वायवीय मूल, और ट्रापा या सिंगाड़ा के अंदर जलमग्न मूल, जल निमग्न मूल, जल के अंदर वाली मूल। इसी तरह से और मूल देखने को मिलती है अपने को परजीवी मूल, परजीवी यानी कि दूसरे पादप पर डिपेंड होने वाली मूल, यानी कि दूसरे पादप से भोजन लेना, जल लेना, दूसरे पादप पर डिपेंड, खुद को कुछ नहीं करना है, आश्रित। क्या है ये, पोषक तने में धसी हुई, पोषक तने के अंदर जिस पर आश्रित है उसके अंदर धसी हुई रहेगी और भोजन और जल को अवशोषित करती रहेगी। अमरबेल कशकुटा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखना है अमरबेल। हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। हाइग्रोस्कोपिक मूल, अगली मूल है हाइग्रोस्कोपिक मूल। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है ऐसे मूल, वायवीय मूलें हैं ये, ऑर्किड के अंदर देखने को मिलती है, अधिपादप है ऑर्किड। ऐसी मूल जो बाहर निकली हुई होती है वायवीय। इन मूलों में एक उत्तक होता है जिसे हम कहते हैं वेलामेन उत्तक। कौन सा उत्तक कहते हैं इसमें, वेलामेन उत्तक। ये उत्तक क्या करता है, जो पर्यावरण में या वातावरण में जो नमी है उस नमी को भी अवशोषित कर लेता है। हाइग्रोस्कोपिक मूल के अंदर वेलामेन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पर्णिल मूल, एपिफाइलस रूट, यानी कि जो पत्तियां हैं उस पत्ती के किनारे पर, मार्जिन पर, किनारे पर रूट्स निकली हुई होती है, जिसे ब्रायोफाइलम के अंदर देखने को मिलता है। ब्रायोफाइलम या ब्रायोफिलम, पत्थर चिट्टा,
चट्टा लिखा है क्या, पत्थर चिट्टा या चट्टा, उसके अंदर देखने को मिलता है जननिक मूल, यानी ऐसी मूल जिससे नया पादप बन जाए, जननिक मूल कहते हैं। जो मूल है उस मूल के अंदर उसी से छोटे छोटे पादप निकल रहे होते हैं। आप देखो शीशम वगैरह के अंदर भी जब बारिश के दिनों के बाद में छोटे छोटे शीशम के आसपास छोटे छोटे पौधे निकले हुए होते हैं, वो बीज से नहीं निकले हैं। अगर उन पौधों को आप खोदोगे तो कहीं ना कहीं उस शीशम की जो जड़ है उससे निकले हुए नजर आएंगे, ठीक है। उसको हम कहते हैं जननिक मूल। शकरकंद और डहेलिया में भी देखने को मिलती है। अपस्थानिक जड़ें शाखाओं के कलम द्वारा भी बनती हैं और कलम को भूमि में रोपा जाता है, जैसे गुलाब, गन्ना आदि। जो अपस्थानिक जड़ें हैं कैसे बनती है, आपने स्टेम को कट कर दिया, अरे भाई गुलाब को कैसे लगाते हैं, गुलाब को तने को कट कर दिया, उसके बाद में उसकी कलम रोपण जिसको अपन कहते हैं। अब उसको कलम में जड़ तो नहीं है ना, अब नई जड़ निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, तने से ही निकलेगी। तो वो कौन सी हो गई, अपस्थानिक जड़ें हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं तने की।